the topic that we are going to start off with is magnetic hysteresis. बच्चा सुनने से ही लगता है कि सर कुछ तो तूफानी है और दिखने में तो और तूफानी लगता है। अब मैं पहले तुम लोगों को धीरे धीरे करके बताता हूँ, बहुत टाइम है आज, ठीक है, प्यार से बताऊंगा। अगर तुम बात करते हो हिस्टेरिसिस की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर हिस्टेरिसिस? इसकी एक्चुअल में अगर तुम डेफिनेशन की बात करो कि सर इफ अ फिजिकल property of a material lags behind, सुनते जाना, समझाऊंगा मैं, पहले सुन लो। If a physical property of a material lags behind the cause of the change of that property, of that physical property। देखो मुझे पता है ये सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तुम लोग कहोगे सर क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हो कि सर लैग्स बिहाइंड ये प्रॉपर्टी क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझिएगा। इन्होंने बोला कि इफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल लैग्स बिहाइंड द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ, अगर तूने किसी भी मटेरियल के ऊपर तू कुछ चेंज लेके आ रहा है, सर कैसा चेंज? जैसे यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कर रहा था तू मटेरियल की, याद कर। अगर मान ले तूने बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो तुझे पता है कि सर मटेरियल के अंदर जो मैटर होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे उनका प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। यस, जिसकी वजह से अंदर सर मैं बात करता हूं आई की। व्हाट इज आई? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिससे आई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटाइज, जिसको कल अपन ने डिफाइन भी किया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, याद है कि अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट वाज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट करेगी तो उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़ना स्टार्ट करेगा। हाँ या ना? यस। बट बेटा होता ये है कि तुम लोगों ने जब सर ये तो हो गया कि ठीक है, मैंने सर बाहर वाला जो अपना मैग्नेटाइजिंग फील्ड था वो बढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बढ़ने के साथ साथ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुझे, लेट्स टेक अ मटेरियल। पहली बात, ये जो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस तुम्हें देखने को मिलता है, ये किसमें देखने को मिलता है? फेरोमैग्नेटिक में। क्यों ऐसा होता है तुम लोग समझ जाओगे, पहले कहानी को सुनो। सर अगर मान लो यहां पे मेरे पास बाहर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अगर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी होगा। यस, तो बेसिकली मटेरियल ने मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इससे क्या होगा सर? और इसका ये जो आपने ये डेफिनेशन लिखवाई है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल लैग्स बिहाइंड द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ दैट मटेरियल। अब मेरी बात सुनना, कहने से कि यहाँ पे ये जो आई है ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, किसकी? मटेरियल की। हाँ या ना? यस। और इसका कॉज कौन था? इसको करवाने वाला कौन था? व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल? कहने से इट वाज बाहर वाली एक्सटर्नल तेरी फील्ड। अब होता ये है बच्चे कि अगर तू मान ले कि तूने पहले एक बाहर एक्सटर्नल फील्ड रख दी, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो गया, बेसिकली इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है वो प्रोड्यूस हो गया। अब होगा क्या? अगर तू ये एच को कम करना स्टार्ट कर देगा, ये जो बाहर वाली तेरी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसको अगर तू कम करना स्टार्ट कर देगा तो तुझे नजर आएगा कि आई भी कम होगा। बट सुनना, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, बट तेरा आई जीरो नहीं होगा। एच जीरो हो गया, एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो गया, बट सर उसके अंदर अभी भी मैग्नेटाइजेशन बच जाएगा। अब मुझे एक बात बता, क्या अब तुझे मेरी डेफिनेशन समझ आ रही है कि जो कॉज करवाने वाला था वो तो जीरो हो गया, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी में वो जो कॉज, जो ये अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिस चीज में चेंज लेके आ रहा था वो जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कहना है कि जो आई है वो अब इट लैग्स बिहाइंड एच, क्योंकि एच ने ही तो उसको करवाया पहले। सुनते जा, मैं दो तरीके से बताऊंगा, बाद में ग्राफ भी बनवाऊंगा। जो एच था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से इसके अंदर
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया। अब मैंने बोला कि ये जो H है इसको उड़ाना स्टार्ट कर दे, ये इसको कम करना स्टार्ट कर दे। I कम हुआ, I भी कम हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि I कांस्टेंट रहा, बट करते करते H 0 हो गया, बट स्टिल तू देखेगा कि सर उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो अभी भी बचा हुआ है। बच्चा कहता है कि सर वाओ बहुत बढ़िया, ये क्या बात हो गई, ये कैसे हो सकता है कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और उसके अंदर अभी भी मैग्नेटाइजेशन है। यस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, पहले मेरी बातें सुनते जाओ। अब एक एक करके बेटा इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। याद रखना दिस प्रॉपर्टी व्हेन यू कॉल कि सर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल लैग्स बिहाइंड द कॉज, जो उसका उस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाने वाला था उससे पीछे रह जाती है, इसको बोलते हो तुम हिस्टेरिसिस। अब सर इसका मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के साथ क्या लेना देना है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या लेना देना है, ध्यान से सुनेगा समझ पाएगा। इधर देख, होता ये है कि अगर मैं तुझे बोलूं कि लेट्स से मेरे पास ये कहानी, सारे बच्चे देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए ये मैं टाइम ले रहा हूं। अगर तू देखेगा, मान ले दिस इज योर आई वर्सेस एच ग्राफ, बढ़िया सर, आई और एच क्या है सर, आई इज व्हाट, आई इज माय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो अपन ने पढ़ा था याद है, एम अपॉन वी। व्हाट इज एम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और एच क्या था, ये था सर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि कांस्टेंट रहता है, याद करो। अच्छा, अब सर इसका क्या करूं, इनका ग्राफ बनाना है। अगर तू देखेगा ध्यान से, तूने यहां से 0 0 से स्टार्ट किया कि सर मेरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी 0 थी, आई भी 0 थी। मैंने क्या किया सर, इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसको सर मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है। ओके, इसके बाद ये ऐसे स्ट्रेट जाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब समझ बच्चे, एच बढ़ा तो साथ में आई भी बढ़ गया। अच्छा जी, कौन से पॉइंट पे पहुंच गया मैं, इस पॉइंट पे जाके आई कांस्टेंट हो गया, उसके बाद एच को बढ़ाते जा, आई फिर भी नहीं बढ़ेगा, तो आई कांस्टेंट हो गया। यस, ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए पॉइंट, दिस इज योर ओ पॉइंट। ओ से स्टार्ट होके ए तक गया, जब मैंने एच बढ़ाया साथ में आई भी बढ़ा, बट एक पॉइंट पे जाके सर मेरे पास वो रुक गया, आई अब बढ़ना बंद कर गया, मतलब अब उसके अंदर और मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती। इसीलिए इस पॉइंट को बोला जाता है बच्चे, ए पॉइंट को बोला जाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक सैचुरेशन। सैचुरेशन ऑफ द मटेरियल, कि सर वो वाला पॉइंट जहां पे अब चाहे मैं बाहर से एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको जितना भी बढ़ाते जाऊं, अब इससे आगे सर मेरे पास वो बढ़ने वाला नहीं है। सुनो मेरी बात, इसमें क्या बड़ी बात है, बच्चा कहेगा सर ये तो सिंपल था, इतना आपने हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस क्या बोल रहे हो। बेटा सुनते जा, अभी तो मामला स्टार्ट हुआ है, इसके बाद ही तो मुद्दा शुरू होता है। सर कैसे, इधर देख इधर देख इधर देख। अब अगर मैं एक काम करता हूं, आई ट्राई एंड कॉपी दिस आउट, ताकि मैं इस ग्राफ को फिर आगे कंटिन्यू कर लूं। अब सैचुरेशन आ गया, उसके बाद तूने क्या करना है, ध्यान से सुनते जा, मैं नोट करने का बिल्कुल टाइम दूंगा, बिल्कुल सुनो आज ध्यान से। सेकंड स्टेप इज, हाँ सेकंड स्टेप इज, सुनो, इसको उड़ा दो। इसके बाद बस तुझे पता चल गया कि ए इज द पॉइंट जहां पे जाके नाउ मैग्नेटाइजेशन हैज स्टॉप्ड, और बेसिकली आई कैन से कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज स्टॉप्ड इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एच। अब हुआ क्या कि बच्चे जो तेरे पास मटेरियल पड़ा था, ये है मटेरियल, अब सर बाहर एच था, यस, और अंदर आई था, और आई भी कैसा हो चुका है, मैक्सिमम उसी की डायरेक्शन में हो रहा है। यस सर, फेरोमैग्नेटिक में तो सर डायरेक्शन सेम ही होती है, मुझे याद है। आई अब मैक्स हो चुका है, मैंने क्या बोला, अब तू क्या कर कि एच को घटाना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट डिक्रीजिंग एच। अच्छा, तो दिखेगा तुझे ये
कि जब तू H को घटाना स्टार्ट करेगा तो तेरे पास कुछ ऐसी कहानी बनती है। सुनते जाना, ये मैं दोबारा से जस्टिस नहीं कर पाया, इधर देख। ये आया ए से बी पे, बच्चा कहता है कि सर ये बी पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस बी पॉइंट। अगर तू मेरे नजरिए से देखेगा और खुद भी थोड़ा सा समझदार होगा तो तू समझ पाएगा एक बात को। सर क्या, कि बच्चे ये जो बी पॉइंट है ना, यहाँ पे एच कितना है देखो। अब हो ये गया कि एच आपका 0 कर दिया आपने कम करते करते, एच कितना हो गया 0। बट अंदर जो तेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था वो अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है। ध्यान से देख, क्या ओ बी बचा हुआ है, हाँ या ना। एच 0 हुआ, क्या आई 0 हुआ, ना सर, ना ना ना। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बची हुई है क्या। यस, यस। और यहीं पे मैं तुझे एक पॉइंट लिखवाऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। दिस ओबी, जब तूने उसको अपनी बाहर वाली मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 भी कर दिया, तब भी तूने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नॉट 0। ये जो ओबी है बच्चे, ये ओबी ही तेरे है पास इज नोन एज रिटेंटिविटी। दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। और अगर डेफिनेशन पूरी प्रॉपर तो बोलेगा कि सर क्या होगी, कि एज द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस बट लैग बिहाइंड, दिस इज नोन एज। देख यही से तेरी डेफिनेशन निकलती है कि एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिक्रीजेस, एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिक्रीजेस, तेरी नो डाउट यहां पे सर आई, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस बट लैग्स बिहाइंड। वो 0 हो गया बट वो आई 0 नहीं हुआ, लैग्स बिहाइंड। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। जल्दी से बताओ, क्या थोड़ी बहुत मेरी बात समझ पा रहे हो। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। स्टिल जब मैंने एक्सटर्नल जो मेरे पास फील्ड थी मैंने उसको भी 0 कर दिया, स्टिल मैंने देखा कि वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, उसके अंदर अभी भी सर मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। एंड दिस इज बेसिकली नोन एज रिटेंटिविटी। दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। बेसिकली जब आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 हो जाए, याद रखना, व्हेन योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 0, जो तेरे पास उस टाइम पे आई होगा, या मैं बोलूं तो सर मेरे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचेगा, दैट इज व्हाट यू कॉल रिटेंटिविटी। और इसको नाम कई दिए जाते हैं, और क्या क्या नाम दिए जाते हैं मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले इसको नोट करो और समझने की कोशिश करो साथ साथ हुआ क्या। अभी तक का प्रोसेस समझो। सर आपने एक्सटर्नल जो अपने पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है हाथ में, उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट आया, सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आने के बाद मैंने एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी उसको कम करना स्टार्ट कर दिया। उसको कम किया तो मैंने देखा कि आई कम हुआ, बट एच 0 हो गया, फिर भी आई का कुछ ना कुछ वैल्यू बच गया, और वही वैल्यू मेरा कहलाएगा रिटेंटिविटी। एच 0 होने के बावजूद भी मैग्नेटाइज्ड है वो मटेरियल। जल्दी से बोलो, क्या बात समझी, हाँ या ना। रिटेंटिविटी की मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, जल्दी से सारे बच्चे बोलो। यस यस यस, बिल्कुल कार्तिक। जब एच 0 होगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ये लो फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन ले लो, फुल स्क्रीन ले लो। अभी तक का प्रोसेस बहुत, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो एक स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस। सुनते जाना इस चीज को। मैं इसकी डेफिनेशन और इसके दो और नाम है वो भी बता दूंगा आप लोगों को। रिमेंबर वन थिंग, दिस, ये जो आई बच जाता है एच 0 होने के बावजूद, इवन व्हेन एच इज 0,
द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि I बचा हुआ है, लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, देखो एक तो बोलते हैं इसको रिटेंटिविटी और एक बोला जाता है मैग्नेटिक रेजिड्यूल, मैग्नेटिक रेजिडुअल, बचा कुचा, राइट। और एक नाम दिया जाता है इसको मैग्नेटिक इनर्शिया। तो अगर कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि सर मैग्नेटिक इनर्शिया क्या है या फिर रिटेंटिविटी क्या है या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, तो मेक श्योर आपको ये तीनों टर्म्स याद होनी चाहिए कि सर जब मैंने किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ, तो सर हुआ क्या कि इवन व्हेन मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दिया, फिर भी मेरे पास जो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचेगा, दैट इज द रिटेंटिविटी, दैट इज द मैग्नेटिक रेजिडुअल, दैट इज द मैग्नेटिक इनर्शिया। जल्दी से बोलो क्या मेरी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नोट हो गया हो तो प्लीज हाँ बोलो, फिर मैं आगे बढ़ू। एट पॉइंट बी एच इज जीरो, यस यार, देखना कनिष्क, खुद देखना ग्राफ, यस यस वरुण। इसका इसके अंदर तू सीखेगा प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। जल्दी बोलो जल्दी। आगे बढ़ूं? अभी तो लूप पूरा होगा, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट मार देना अगर किसी का बचा हो, आई होप बचा नहीं होगा। देखो अगर तुम बात करो आगे की, सर आगे की काहे की बात करनी है, इधर देख। लेट्स से अगर मेरे पास अब वो कंडीशन है कि सर H0 हो चुका है, यस। अब H0 होने के बाद फिर भी I की कुछ ना कुछ वैल्यू बची थी, और ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिख रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। कैसा? बेसिकली ऐसा, राइट। यहाँ पे तेरे पास A था, यहाँ पे तेरे पास B था। आगे क्या होगा? आगे बच्चे ऐसा ऐसा ही नजर आएगा। अब यहां से ये क्या होता है कि B से C जाएगा, A B और C। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है सुनते जाओ। अब तुमने क्या किया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सर ये I है और ये H है। मैंने देखा कि सर H0 करने पे भी मेरी जो इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, आई टेंड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ H। पहले देखो यहाँ पे क्या कंडीशन पे थे, मैं लास्ट केस पे H0 था, स्टिल I था इस डायरेक्शन में, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी। अब मैंने क्या किया, मैंने H को घुमा दिया, H की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, हाँ या ना बोल। और अब H की डायरेक्शन जब मैंने ऑपोजिट कर दी, तो ऑब्वियस ही बात है कि सर अब जो होगा, जो इंटेंसिटी होगा ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब होते होते एक टाइम आएगा जब आई पहले तो जीरो होगा, क्योंकि राइट को था, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जीरो होगा। जिस पॉइंट पे आई जीरो होगा, तो बच्चे एच की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल जो डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट। यही वैल्यू देख यहाँ पे तुझे चमकेगा, सी पॉइंट पे। कहना है से कि सी पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे तेरे पास एच की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे अब आई जीरो हो रहा है, हाँ या ना? यस। एंड व्हाट इज ओसी? रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से आए हो तुम, ए से बी और बी से बाद में सी, तो सर आई कैन ऑल्सो स्टेट की ओसी इज नोन एज कोएक्सिविटी। कोएक्सिविटी, what is coercivity? Basically this is the amount of magnetizing field required in the reverse direction to nullify the initial effect। मतलब कि जो तुम लोगों ने बेटा इसको इनिशियली इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन किया था, वो बाहर वाली में फील्ड के जीरो होने के बाद भी बचा रहा। अब तू चाहता है कि वो इफेक्ट को जीरो करना है, तो तुझे क्या किया, तूने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया।
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया तो सर एक पॉइंट आएगा जहां पे मैं देखूंगा कि ये जो मेरी मैग्नेटाइजेशन है ये 0 हो जाएगा, और वही पॉइंट बेटा तेरा क्या कहलाएगा सर, सी वाला पॉइंट इज द पॉइंट विच इज आई कैन से कि ओसी इज बेसिकली जो भी एच की वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू जहां पे मैं बोल सकता हूं कि सर इट इज नोन एज कोएर्सिविटी। व्हाट इज कोएर्सिविटी? लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज कोएर्सिविटी? द मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड when intensity of magnetization becomes zero। अब उसको जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जो तुझे बेसिकली देना पड़ा ना बेटे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो है ये। ऑल्सो दिस इज known as coercivity। रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी याद रखना, सिंपल सी बात, जब H 0 हो और जो मेरे पास वैल्यू हो I की, वो तो होती है रिटेंटिविटी, और जब I 0 हो और जो वैल्यू हो H की, वो होती है कोएर्सिविटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अब क्या करोगे सर? अब तो I भी 0 हो गया, अब तो थम जाओ ना, थमना नहीं है, अभी इसका लूप पूरा करेंगे। कैसे? इधर देखते जाओ, पहले इसको नोट कर लो, एक एक करके मैं पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहा हूं, इसको नोट करते जाओ। द वैल्यू ऑफ रिवर्स, रिमेंबर इसको लिख लेना, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग। रिवर्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुझे पता है पहले उसको तूने जगाया, बाद में फिर सुलाया। कैसे जगाया और कैसे सुलाया समझना। पहले खुद ही एक्सटर्नल जो तेरे पास ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी, इसने ही तो उसको मैग्नेटाइज किया था, और बाद में जीरो होने के बाद भी इसने देखा कि अभी भी उसके पास तो मैग्नेटाइजेशन है, फिर उसको जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसने मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस की एक्सटर्नली, वो होती है तेरी कोएर्सिविटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब क्या करना है सर? अब ध्यान से सुन ले, अब मैं इसको कंप्लीट ही कर रहा हूं, ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं। इधर देख, एक्चुअल में जो इसका बेटे ग्राफ तेरे पास बन के बाहर आता है वो ऐसा बाहर आता है। एक सेकेंड रुको, ओके। बच्चा कहता है सर ये क्या हो गया? अरे कुछ भी नहीं हुआ, इधर देख, समझ जाएगा सब चीजें। ओ से स्टार्ट हुआ था, यस। ओ से कहां पे गया था? ओ से गया था ए पे, ओ से स्टार्ट होके गया था ए पे, वहां पे सेचुरेशन आ गया था, यस। फिर वहां से वापस आया था कहां पे सर? बी पे, जहां पे एच 0 हो गया था, बट स्टिल स्टिल वहां पे आई की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, राइट? अच्छा, उसके बाद सर एच की और डायरेक्शन नेगेटिव में, एच नेगेटिव में चला गया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, और फिर सी पे जाके मैंने पास वो वैल्यू आई एच की जहां पे आई 0 हो गया, और मैंने उसको ओसी को क्या बोला था? सी वॉज द पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी, वेयर एज बी वॉज द पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी। फिर क्या हुआ सर? फिर भी मैंने उसको माइनस में बढ़ाते गया, मतलब एच रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते गया, और बढ़ाते बढ़ाते फिर से क्या हुआ होगा बेटा? फिर से तेरे पास पॉइंट ऑफ सेचुरेशन आया होगा, मतलब कि सर उसके बाद मैं एच को और नेगेटिव में चाहे बढ़ाते जाऊं जितना भी, बट आई की वैल्यू बढ़नी बंद हो गई। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ, डी इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। लिख लेना तो लिख लेना, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सर? उसके बाद फिर से मैंने क्या किया? डायरेक्शन को घुमा दिया। किसकी डायरेक्शन को घुमा दिया सर? एच की। एच की डायरेक्शन घुमा के सर जब मैंने जीरो की एच की वैल्यू, फिर भी मेरे पास सर ये वैल्यू आई ई। ई ओ ई क्या हो जाएगा? दिस इज द पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी। हाँ या ना बोल, क्या बात समझ आ रही है कि सर एच 0 हो गया बट स्टिल आई की कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, दिस इज पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी। फिर क्या हुआ? फिर भी नहीं मैं रुका सर, फिर मैंने एच की और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब अब फिर से राइट को कर दिया।
तो फिर एक पॉइंट आया एफ, जहां पे जाके अब आई 0 हो गया, बट इसके पास वैल्यू कुछ ना कुछ बचा। एच की वैल्यू जब आई 0 हुआ होगा, दिस इज बेसिकली एफ इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कोएक्सिविटी। फिर एफ से सर वापस मैंने इसकी वैल्यू बढ़ानी स्टार्ट की, तो पॉइंट ऑफ सेचुरेशन वापस से कहां पे आएगा, ए पे जाके आएगा। दिस इज नोन एज, दिस कंप्लीट जो तुम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ए बी सी डी ई एफ ए, दिस कंप्लीट लूप इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप। अब मुझे बताओ किस किस को यहाँ पे क्या क्या समझ आया। देखो जो चीजें दिमाग में रखनी है वो तो सिंपल है। मैं तो अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं तो सीधा सीधा बता सकता हूँ यार, कुछ नहीं है बड़ी बात, कुछ नहीं किया सर। सिंपल, अपन ने पहले आई 0 था, एच 0 था, मटेरियल पड़ा था, एच का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आ गया जहां पे जाके मैंने बोला कि सर वैल्यू एच की चाहे अब जितनी भी बढ़ाते जाओ, आई कांस्टेंट हो गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। कौन सा था वो था सर ए पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यस। फिर क्या किया सर, मैंने फिर इसका एच को कम करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैंने एच को कम करना स्टार्ट कर दिया तो सर एक पॉइंट जब एच की वैल्यू 0 हो गई और मेरे पास सर फिर भी कुछ ना कुछ आई की वैल्यू बची, तो मैंने बोला दिस इज पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी। बहुत बढ़िया। फिर मैंने सर एच की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, मतलब एच को नेगेटिव में ले गया, जो भी उसकी डायरेक्शन थी उसके रिवर्स डायरेक्शन में उसको बढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर जो पॉइंट पे मेरे पास जाके एच की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जहां पे सर आई 0 हो जाएगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कोएक्सिविटी। वापस से फिर मैंने एच को बढ़ाते गया, फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आएगा एंड दिस सर्कल रिपीट। जल्दी से बोलो, क्या हिस्टेरिसिस लूप तुम लोगों के पल्ले पड़ा, हाँ या ना? जल्दी से, जो भी मन में डाउट है क्लियर कर लेना। यस यस, अगर मान लो यहाँ पे आई की जगह बी भी हुआ, इफ इवन इफ आई की जगह यू आर गिवन बी, देन ऑल्सो द लूप विल ऑलमोस्ट लुक सिमिलर। अगर बी एच कर्व दे रखा हो आप लोगों को तब भी ये सेम ही दिखेगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हिस्टेरिसिस कर्व ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट आई होप आप लोगों को आज इतना टाइम देके एक एक छोटी छोटी बारीक चीज समझाई है तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। समझाने को एक लूप में भी मैं समझा देता कि यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अपन ने इसको दो तीन पार्ट्स में बांटा है सो दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, स्पेशली ऑल द पॉइंट्स, स्पेशली पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ कोएसिविटी एंड रिटेंटिविटी। याद रखना कि ये चीजों को याद रखना कि रिटेंटिविटी पे एच की सर वैल्यू 0 होगी, आई कुछ ना कुछ बच जाएगा। और जब एच को मैं अब रिवर्स कर दूंगा तो आई की वैल्यू अब 0 हो जाएगी और एच की जो वैल्यू होगी वो होगी सर मेरे पास कोएसिविटी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। यस सर, वेरी गुड। ये जो तूने बोला ना, यस सर, कमाल होगी। ये लो फुल स्क्रीन ले लो। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अब देखो इससे जो तुम्हें सीखना है, सीखना मतलब कई बार ना आप लोगों को ग्राफ देके कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा कि बताओ इससे क्या समझ आता है। सिंपल है कि सर देखो, सबसे पहले एक पॉइंट लिखवा देता हूं मैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एक्सपेरिमेंटली लिख लेना सारे बच्चे। एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एरिया of
the given loop, the hysteresis loop is directly proportional, is proportional to the energy absorbed by the material, और लॉस की बात भी कर सकते हो, absorbed by the material in the form of heat in the material. ये बेटा जितना तेरे पास जो लूप बड़ा होगा ना, अगर तुझे पास कोई तू एक लूप को देखता है जिसका एरिया ज्यादा है, तो याद रखना एक्सपेरिमेंटली ये चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करके ये पॉइंट को निकाला, कंक्लूड किया कि अगर किसी का एरिया ज्यादा है लूप का, तो बच्चे वहां पे तुझे ये समझना है कि सर उसने जो एनर्जी का ऑब्जॉर्वेशन किया या लॉस हुआ वहां पे, दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू अगर एरिया कम है, राइट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में तुम लोग वहां से देखो, अब मैं तुम लोग को एक बना के दिखा दूंगा कि ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है। अगर उसको तुम स्टडी करोगे, वहां से क्या क्या पॉइंट्स को तुम लोग बेटा फेच आउट कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे आई होप ये पॉइंट लिख लिया होगा कि सर एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूवन और डिराइव्ड कि अगर मेरे पास जो एरिया होगा वो ज्यादा हुआ तो उसने ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब की है, और अगर वो कम हुआ तो सर एनर्जी जो अब्सॉर्ब हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय द मटेरियल वो कम होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है इस चीज को। ओके सर, ये क्या कर रहे हो अब बेटा, देखो कैसे तुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कमेंट करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से? फ्रॉम हिस्टेरेसिस लूप। अगर तुझे हिस्टेरेसिस लूप दे दिया जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में तू क्या क्या बता सकता है? अब इसके लिए बेटे मुझे बनाना पड़ेगा ग्राफ। अब मैं तुझे दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। दो ग्राफ क्यों सर? देखते जा। बहुत ही बढ़िया। रुक जाओ, पहले मुझे बनाने देना, फिर तुम लोग बनाना। ठीक है, एक ये लूप है और दूसरा ये लूप है। अच्छा सर, ये किस किस का लूप है? ये एक्सपेरिमेंटली मैं बता सकता हूँ तुझे कि ये सॉफ्ट आयरन का है और ये स्टील का है। अब इसको कंपेयर करने की अगर बारी आएगी, तुम लोग ढंग से बना लेना, ठीक है ना? ये स्टील वाला थोड़ा सा, वैसे तो ठीक है बट फिर भी ये स्टील का तेरे पास हिस्टेरेसिस लूप है, और तुझे ऐसे डायरेक्शन दे दी जाएगी कि ये देख, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये सब ठीक है। सिमिलरली इसका भी तुझे बता दिया जाएगा कि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, होते 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 ऐसा कुछ। अब सर ये देखते हुए मुझे क्या क्या समझ आ रहा है, जो तुझे बेटा 3 पॉइंट्स की अगर तू बात करेगा तो देखो सिंपल है। कहना इससे कि सर एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर स्टील इज यहाँ पे ज्यादा, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, मैं पॉइंट्स लिखते जाऊंगा, तुम लोग कंफर्म करते जाना, जल्दी बोलो। क्या पहली बात सबको दिख रही है कि एज एरिया ऑफ लूप फॉर सॉफ्ट आयरन इज लेसर एज कंपेयर टू स्टील, तो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं? द एनर्जी लॉस in case of magnetization and demagnetization of soft iron is lesser compared to
कंपेयर्ड टू स्टील। जल्दी से बोल, क्या मेरी बात समझ आई कि कैसे ऐसे लूप को देखते हुए, उसके एरिया को देखते हुए मैंने एनर्जी लॉस के बारे में बता दिया। बट याद रखना, दिस इज अ कंपैरिजन, राइट। अगर सॉफ्ट आयरन से भी कोई छोटा आ जाए लूप, तो पूरी की पूरी कथा बदल जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू लूप्स। सेकंड सेकंड पॉइंट तू बोल सकता है कि सर सॉफ्ट आयरन इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड कंपेयर टू, देखो सही बात, सॉफ्ट आयरन इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड as compared to steel with same मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको पॉइंट को बाद में पढ़ना, पहले बात समझ। क्या तुझे समझ आ रहा है कि सर एच की ये कोई वैल्यू होगी, एच की, दिस इज व्हाट, दिस इज आई वर्सेस एच ग्राफ, राइट। ये एच की इस वैल्यू के लिए आई का वैल्यू इसका के कहां पे चला गया था, ये देख यहाँ पे, राइट। अब वहीं पे एच की ये वैल्यू के लिए इसकी आई की वैल्यू यहाँ पे है, तो सेम वैल्यू ऑफ एच, बट आई की वैल्यू सॉफ्ट आयरन के लिए ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो आई कैन से कि इट इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, हाँ या ना। सॉफ्ट आयरन इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एच एज कंपेयर टू स्टील, क्योंकि दोनों में अगर तुम कंपेयर करोगे कि स्टील के लिए आई की वैल्यू कम है, वेयर एज सॉफ्ट आयरन के लिए आई की वैल्यू ज्यादा है उस वैल्यू ऑफ एच के लिए। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ आया। थर्ड पॉइंट की अगर तुम बात करोगे, वो भी तुम लोगों को काफी क्लियरली दिख रहा होगा कि सर कोएसिविटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर। ध्यान से देख, कोएसिविटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर, ये देख ओ से लेके ये वाला डिस्टेंस, और इसके लिए देख सॉफ्ट आयरन के लिए ये ओ से लेके ये वाला डिस्टेंस। तो कोएसिविटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। और सिमिलरली अगर तुझे मैं बोलूं रिटेंटिविटी के बारे में बोल, तो तू रिटेंटिविटी के बारे में भी बोल सकता है कि सर रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा थी, हाँ या ना, बोल जल्दी से। तो मतलब ये है, देखो अब मैं अगर बोलता हूँ कि सर स्टील की कोएसिविटी ज्यादा है, तुझे क्या समझ आना चाहिए कि सर जो मुझे रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़े, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाहर से देनी पड़ेगी ताकि मेरी उसकी मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, स्टील के केस में वो ज्यादा है। रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मुझे लगानी पड़ेगी ताकि उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, वो स्टील के केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। जल्दी से बताओ, ऐसे अगर लूप्स दिए जाएंगे दो, तो उनको क्या आपस में कंपेयर करने की क्षमता अब तुम रखते हो, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बोल। क्या जो जो पॉइंट तेरे से पूछे जा रहे हैं वो तू क्लियर कर सकता है? जल्दी बोलो। इसको लूप को कैसे देखना है ना, दैट इज नाउ इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या है रिटेंटिविटी, क्या है कोएसिविटी। अब मैं यहाँ पे अगर तेरे से पूछ लेता कि बता भाई, आ, जब एच की वैल्यू जीरो होगी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो होगी, तो किसके किसके पास जो मैग्नेटाइज कौन सा ज्यादा रहेगा, तो तुझे पता होना चाहिए सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्लियरली दिख रही है ज्यादा है, हाँ या ना? यस, यस। तो ये होता है। अब सिमिलरली जैसे मैंने अभी बोला था कि रिवर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो किसके लिए ज्यादा चाहिए जब तू चाहता है कि सर आई जीरो हो जाए? वो स्टील के लिए ज्यादा चाहिए, वो दिख भी रहा है ग्राफ से कि उसकी कोएसिविटी ज्यादा है, हाँ या ना? यस। तो दिस इज द वे यू एनालाइज दिस। ये लो स्क्रीनशॉट मार देना इसका।
लास्ट स्लाइड की जिसकी डिमांड। ओके आगे बढ़ूं, एक लास्ट और चीज है इस पे बताने लायक, वो बता देता हूँ और क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं बता दूंगा कैसे बनते हैं। ओके आई होप ये भी नोट हो गया हो, अगर किसी का नहीं हुआ स्क्रीनशॉट मार दो। लास्ट बेटा एक और चीज होती है जो वैसे तो ठीक है बता देता हूँ, क्यूरीज लॉ। आई होप आपने क्यूरी का नाम तो सुना ही होगा। ये क्यूरीज लॉ क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने पढ़ा था कि इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल सर, जैसे ही उसको मैं रखता हूँ उसके, तुम्हें पता है ना कि सर ईच एटम मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो, राइट, नॉन जीरो। और बट ये होता है कि रैंडमली सर उनका डायरेक्शन होता है, बट नेट टोटल जीरो होता है। बट जैसे ही उसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ तो होगा क्या कि सर उसके सारे के सारे जो रैंडम मेरे पास डायरेक्शन में होते हैं, दे टेंड टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यही पढ़ा था, याद होना चाहिए। अब क्यूरी के लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला था इसने, कोई बड़ी खास बात नहीं बोली थी। इन्होंने ये बात बोली थी, ये दिस इज आई इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इन्होंने ये बोला था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। सही बात भी है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक तेरे पास बेटा यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा, और वो तूने ग्राफ से भी देखा है। अच्छा, सेकेंड बात इन्होंने जो बोली थी कि जो तेरे आई है, ठीक है, एट सम एब्सोल्यूट टेम्परेचर इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट अगर टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है सर बच्चे? ऐसा इस वजह से होता है कि जो तेरे पास ये जो तूने अभी बोला कि ये सारे के सारे अलाइन होंगे, ठीक है, अच्छे भले अलाइन होते होते जब तू उसको एनर्जी दे देगा, उसकी वजह से बेटा इनकी सबकी ना डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो तेरे पास जो उनका तेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कम हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो गया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद की कहानी है। तो सर उन्होंने ये बताया कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, अब अगर फॉर्मूला की बात करेगा, फाइनल फॉर्मूला बेटा जो दिया गया था दैट वाज P इंटू एच बाई टी। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, कुछ खास नहीं है। यस, बट इसमें तुझे याद रखनी है एक चीज। नाउ यू नो आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज साई इंटू एच। याद है कल ही अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो C इंटू एच बाई टी हो गया। हो गया सर, एच से एच कटा तो तेरे पास जो वैल्यू बचेगी बेटा क्या बचेगी, यू कैन राइट दिस डाउन एज कि साई इज इक्वल टू P बाई टी। अब यहां से क्या मुझे समझ आ रहा है, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सर जो भी मेरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू susceptibility, magnetic susceptibility will be inversely proportional to absolute temperature. Remember this, this is important. कैसे ये क्वेश्चन बनेगा और कैसे तुझे इसको यूज करना है वो मैं तुझे अभी दिखा दूंगा क्वेश्चंस की फॉर्म में, बट पहले इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखना। दिस इज द निष्कर्ष ऑफ पूरा का पूरा लॉ। ये आउटपुट है जो तुझे याद रखना है। एक तो कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, दूसरा कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। उड़ाने के लिए दिस इज टी इज व्हाट, टी इज क्यूरिस कांस्टेंट, लिख लेना, दिस इज क्यूरिस कांस्टेंट। और तूने बाद में आई को लिख दिया साई इंटू एच, एच से एच कट गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज साई इज इक्वल टू सी बाई टी, सी इज द कांस्टेंट। यू कैन डायरेक्टली से कि सर
Magnetic susceptibility, that is psi, is inversely proportional to absolute temperature. Okay. That's it. That's it from magnetic materials, right? This is what is important. मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन सारे बच्चे नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, और अगर आप लोग खुद से कर पाओ तो मुझे बताना कि सर इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a bar magnet has its pole strength, a bar magnet has its pole strength 4.5 ampere meter and length 12 centimeter. The cross sectional area of magnet is 0.9 centimeter square. Question simple है, find the total dipole moment. Find the total dipole moment. दिमाग खोल के चलना, ये नहीं है कि दिख गया तो सब यूज कर लो। Dipole moment of the magnet and magnetization, intensity of magnetization of the magnetic material. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग खोल के सोचोगे तो कर लोगे, कोई बड़ी इसमें ऐसा नहीं है कि सब बहुत ही तोप कुछ इसमें आपने लिखा है। मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या क्या करना है, कहाँ से मेरे पास मोमेंट आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, और कहाँ से मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दैट। सेकंड एग्जांपल, इन अ रीजन at 280 Kelvin temperature, on an aluminium sample, a magnetizing field on aluminium sample a magnetizing field of intensity 2 into 10 to power 3 ampere per meter is applied due to which the sample acquires intensity of magnetization 4.8 into 10 to power -2 ampere per meter. Calculate the susceptibility of aluminium at 280 Kelvin, and if the temperature is raised to 320 Kelvin, find its susceptibility and intensity of magnetization. दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों को फील दे देंगे कि सर कैसे यूज करने हैं फॉर्मूला। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो।